छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। नमस्कार। राजस्थान एआईपीसी की चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी की आत्मा को झकझोरती ये पंक्तियां ही आज की चर्चा का विषय हैं। साथियों, महिलाओं यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों पर बढ़ रहे शारीरिक अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने की एआईपीसी की मुहिम का हिस्सा है आज का ये कार्यक्रम। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी सुष्मिता देव जी का, जो कि एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं। आप 16वीं लोकसभा में असम के सिलचर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। आपने समय समय पर महिला अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की है। और आज की हमारी दूसरी मेहमान को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जो है योगिता भयाना जी, जो पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया यानी परी की मुखिया एवं संस्थापक हैं। आपकी संस्था बलात्कार से उभरने वाली महिलाओं, बच्चियों को उनकी न्याय प्राप्ति की लड़ाई में मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करती है। अब मैं आज के कार्यक्रम की खास युवा मेहमान शक्ति से आपका परिचय करवाना चाहूंगी। इन्हें निर्भया रूप से आगे बढ़कर शक्ति का दर्जा हमने देना ज्यादा इसलिए पसंद किया क्योंकि 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में जब ये अंडर 19 स्तर की शानदार खिलाड़ी थी, तभी 2018 में इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने इनकी जिंदगी को बदल दिया। जी हाँ, 2018 में कुछ बदमाशों ने इनका अपहरण किया और इन्हें मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचाए। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे की इस बर्बर घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी प्रेरणापुंज शक्ति हार न मानते हुए फिर से उठ खड़ी हुई, अपना स्वास्थ्य सुधारा और खेलों में अपना वर्चस्व फिर से कायम किया। साथ ही इस बार इन्होंने पूरे हरियाणा में पढ़ाई में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम शक्ति के संघर्ष, सफलता और चुनौतियों के विषय में बात करेंगे और अपने मेहमानों के साथ मिलकर एक नई राह तलाशने की कोशिश करेंगे ऐसे बहुत सी महिलाओं, बच्चियों के लिए जिनके प्रति किए गए शारीरिक अपराध ने उनकी जिंदगी बदलकर रख दी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ रुक्ष्मणी कुमारी जी का, जो कि अध्यक्षा हैं हमारे राजस्थान एआईपीसी की, और आमंत्रित करूंगी उन्हें इस चीज के लिए कि वे इस गंभीर चर्चा की सूत्रधार बने और साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों का एक पुरजोर विरोध करने के लिए अपनी आवाज उठाएं। रुक्ष्मणी कुमारी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हमारे सामने महिलाओं से जुड़ा एक अहम मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। वायोलेटिंग विमेन इज वायलेंस अगेंस्ट आवर सोसाइटी। महिलाओं से जुड़े कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। महिला अत्याचार के मामलों में अमेरिका 10वें पे, पाकिस्तान 6वें पे और भारत पहले नंबर पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर दिन औसतन 91 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत को पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित देश माना गया है। हमें निर्भया से लेकर हाथरस तक आज 8 साल हो गए हैं, लेकिन सेक्सुअल क्राइम बढ़ता ही गया है। आज की चर्चा के लिए हमारे पास बहुत सारे हमारे साथियों ने पैनलिस्ट के लिए सवाल भेजे हैं। आज हमारे साथ में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद श्रीमती सुष्मिता देव जी, जो महिलाओं की लड़ाई में हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रही हैं। हमारे साथ हमारी बहन शक्ति भी जुड़ी हुई हैं। मैं शक्ति का भी बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। योगिता जी, आपका भी तहे दिल से बहुत स्वागत कि आपने हमारे लिए समय निकाला। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सुष्मिता देव जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारी एक साथी हैं नेहा राघव जी। उनका सवाल है कि निर्भया कांड 2012 में हुआ था और वर्तमान 2020 चल रहा है। क्या कारण है कि महिलाओं पर होने वाले अपराध
निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो रुक्ष्मणी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जूम वेबिनार का आयोजन किया एआईपीसी राजस्थान की तरफ से, और जो लोग आज इस वेबिनार में जुड़े हैं उन सबका स्वागत है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का जवाब देने का। पहला सवाल आपने कहा है कि निर्भया के बाद से आज तक महिला के ऊपर अत्याचार या क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अगर आंकड़ों को हम देखें तो वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, हम इसके कई कारण हैं। एक कारण है सामाजिक। अगर समाज में परिवर्तन नहीं हम ला सकते तो महिला सुरक्षा को बिल्कुल निश्चित करना बहुत ही मुश्किल है। अब सामाजिक कारण क्या है, जिसको हम इंग्लिश में अपब्रिंगिंग कहते हैं। मैंने कई बार ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर जो एनडीए के सरकार में थे उनको एक मेमोरेंडम के माध्यम से कहा था कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो जेंडर सेंसिटाइजेशन प्राइमरी स्कूल में लागू करना चाहिए। क्योंकि एक उम्र होता है बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर तभी से हम उसको समझाएं कि पुरुष और महिला समान है और महिलाओं का सम्मान करना है, तो वो जब 15, 16 या 17 साल की उम्र तक वो लड़का पहुंचेगा, वो समझ पाएगा कि जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या है। सिर्फ कानून पास करने से महिला सुरक्षा की हम गारंटी कहीं भी नहीं कर सकते। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इसलिए कानून तब लागू होता है जब आप देखिए कि बलात्कार के बाद कानून आता है। एक घटना घट जाने के बाद हम कानून की तरफ देखते हैं। पर अगर प्रिवेंशन, उसको रोकना है, तो मेरा मानना है कुछ परिवर्तन हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में लाना पड़ेगा। और मैं मानती हूँ कि सिर्फ लड़कियों को नहीं सिखाना कि आपने कैसे सेफ रहना है, पर बॉयज को, लड़कों को सिखाना पड़ेगा कि गर्ल्स को किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए। लाइक इन अफ्रीका देयर वाज अ कैंपेन कॉल्ड नो मीन्स नो। मीन्स जब कोई लड़की मना करती है, नहीं कहती है, उसका मतलब नहीं होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। और वो बच्चों के बीच में जाकर उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया और वो सफल भी रहा अफ्रीका में। तो इस तरह के अगर हम कार्यक्रम स्कूल लेवल में करेंगे, हम आंकड़ों को बदल सकते हैं, बलात्कार होने से रोक सकते हैं। सिर्फ कानून से हम बलात्कार और महिलाओं का शोषण नहीं रोक सकते। जी, दूसरा सवाल आया है मैम ऐश्वर्या टाक की तरफ से। वो ये पूछ रहे हैं कि आपने महिला सशक्तिकरण के लिए अपने ग्राउंड पर काफी काम किया है। हमने हाथरस मामले में भी देखा कि बेटी को न्याय देने के लिए आपने काफी संघर्ष किया। इस तरह के मामलों में आपके अनुभव से पीड़ित और पीड़िता के परिवार को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जब किसी महिला का बलात्कार होता है, और सिर्फ बलात्कार नहीं, अगर मोलेस्टेशन या कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है, जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है इस देश में, पुलिस स्टेशन जाना, एफआईआर लिखवाना, उस एफआईआर में खुल के बताना कि उसके साथ क्या हुआ फिजिकली, उसके बाद उसका जो मेडिकल फोरेंसिक होता है, सो ये सब चीज, ये जो पूरा प्रोसीजर है, वो मेरा मानना है इंडिया में इतना सेंसिटाइज नहीं है। सो आप कह रहे हैं कि ऐसी घटना के बाद पीड़िता के साथ क्या होता है, क्या उसके परिवार सदस्यों के साथ क्या होता है। जो लड़की बलात्कार को रिपोर्ट करती है वो बहुत हिम्मत का काम करती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बोल ही नहीं पाती और थाने तक जाते ही नहीं। इसलिए पीड़िता अगर थाने तक जाती है अपना एफआईआर लिखाने, वहां पर जो सिस्टम है उसको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। इसीलिए यूपीए की सरकार ने निर्भया सेंटर्स का एक स्कीम निकाला था। इट वाज अ वन स्टॉप प्लेस फॉर रेप विक्टिम्स। पर मुझे दुख है
कि निर्भया कांड के बाद हमने निर्भया का कोष तो तैयार किया, उसमें हमने एलोकेशन भी किया, पर आज अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों के आंकड़ों को देखें, निर्भया फंड का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। तो अगर हम पीड़िता को संवेदनशीलता से देखना चाहते हैं, सेंसिटिविटी उसकी तरफ हम करना चाहते हैं, तो निर्भया फंड का इस तरह से उपयोग होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव एटमॉस्फेयर बना देना चाहिए एक पीड़िता के परिवारों के ऊपर क्या बीतता है। देखिए, सच्चाई ये है कि हमारा देश 65% देहात में है, और देहात में जब ऐसी घटना घटती है तो पीड़िता पे तो जो बीतती है वो बीतती ही है, पर उसके परिवार के सदस्यों को भी बहुत सारी कठिनाई फेस करनी पड़ती है। पहला, एक निर्णय लेना कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे कि नहीं, हम एफआईआर दर्ज करेंगे कि नहीं, और हर पीड़िता के माता पिता को शायद लगता है कि अगर एफआईआर दर्ज होगा तो उस लड़की का भविष्य क्या है, क्या उससे कोई शादी करेगा, क्या उसको कोई भविष्य में अपनाएगा। तो इस तरह के हादसों में मेरा मानना है कि काउंसलिंग भी होना चाहिए, सिर्फ पीड़िता के लिए नहीं, पर पीड़िता के फैमिली मेंबर्स के लिए भी काउंसलिंग होना चाहिए, और रिहैबिलिटेशन। देखिए, महिला सुरक्षा को अगर शक्तिशाली करना है, अगर रेप विक्टिम्स के लिए हमने उनको फिर से एक नए जिंदगी का अगर उनको मौका देना है, ये कभी भी नहीं मुमकिन हो सकता जब तक देश के पुरुष, the men in this society have to come forward and say we are going to do things differently. They have to accept a rape in a woman's past. They have to, a police officer who is a male has to be sensitive to the woman. महिला सशक्तिकरण बिना पुरुष के सहयोग के कभी नहीं हो सकता, और महिला सशक्तिकरण महिलाओं और पुरुष के बीच में कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है. It is not a competition between men and women, but women empowerment is about men and women coming together to make 50% of the population more empowered. I can't hear. आपकी आवाज नहीं आ रही. शक्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपको मेरी आवाज आ रही है शक्ति? अच्छा शक्ति, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. आप इस संघर्ष में अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं. जिस बहादुरी से आपने जो लड़ाई लड़ी है, हम सब के लिए वो एक प्रेरणा है. आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी इस लड़ाई में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा. आवाज आ रही है शक्ति? आपको आवाज आ रही है शक्ति? बोलिए, आप बताइए आपकी क्या चुनौतियां रही शक्ति? आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, आ रही है आवाज आपको बेटा मेरी? हाँ बोलिए. शक्ति, मैं वापस सवाल पूछती हूँ. मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी इस लड़ाई में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा. बोल पाएंगी आप? अविनाश जी, आप उनके साथ कनेक्शन पर हैं? चलिए हम दूसरा सवाल पूछते हैं योगिता जी के साथ, जब तक शक्ति हमारे साथ जुड़ती हैं. योगिता, आर यू देयर? शक्ति इज देयर मैम. ओके, योगिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपने हमारे लिए समय निकाला. मैम, शक्ति जी इज देयर. अच्छा, शक्ति इज देयर. शक्ति, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया?
जी अच्छा, बात करें, बताएं आपकी क्या चुनौतियां रही इसमें। देखिए, जी बोलिए। जब से हुआ तब से बिल्कुल टूट चुकी हूँ। किसी ने कुछ सपोर्ट तक नहीं किया। कई बार हरियाणा सरकार से मिलने का आग्रह किया तो किसी ने नहीं सुना। अच्छा, और जब मैं हॉस्पिटल थी तो बहुत लोग मिलने भी आए थे और सबने यही कहा था कि हम अच्छा, साथ हैं। अच्छा। और अब आप आगे बताइए कि आप आगे क्या करना चाहती हैं। आप अभी पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, क्या पढ़ रही हैं आप? मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ। बीएससी फाइनल में। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं पुलिस में जॉब करना चाहती हूँ। हाँ जी। मैं पुलिस में जॉब करना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, और जो जो परेशानियां और चुनौतियां हैं हम समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किलें आई होंगी, पर आप अपने आप को अकेला ना समझे, हम आपके साथ हैं। ठीक है बेटा? सुनाई दे रही है हमारी आवाज आपको? जी जी मैम। ठीक है, आप हमारे से जुड़े रहें। योगिता जी, आपसे कुछ सवाल है? Ma'am, it seems that Yogita ji is not able to join. ओके। Yogita ji, if at all you are there, can you raise your hand so that we can know? Yes, I think you're logged in from iPhone. I am asking you to unmute yourself. Is she there, Yogita ji? She just raised her hand. Can you unmute yourself, ma'am? I had unmuted. I think you had muted me. That's why I couldn't hear you. Okay. I have unmuted myself. Yes. Hi. Hi योगिता, So, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्कार। मैं ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुक्मिणी जी और सुष्मिता जी के साथ हम पहले भी महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं जी। और ये बहुत अच्छी आपने एक शुरुआत की है, इसकी बहुत जरूरत थी, स्पेशली जब आप शक्ति को इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं और उसकी आवाज बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है उस लड़की के लिए, क्योंकि मेरे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं। वो बोल भी नहीं पाती है। मुझे पता है पिछले 2 साल में उसने कभी भी कोई कहीं पे भी बात नहीं की। आज उसमें कोई ऊर्जा आई है, उसने कम से कम कुछ शब्द बोले हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और वो लड़की बहुत बहुत टैलेंटेड है, बहुत ब्रिलियंट है, स्कॉलर है, 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में उसने लाए। उसके बाद वो एक खेलकूद में उत्तम है, बहुत हर अखबारों में छपी। उसके बाद जब भी उनके साथ हादसा होता है, उसके बाद गांव में जो हम शुरुआत में आपसे इसीलिए कर रही हूँ कि जो सुष्मिता जी ने बताया सामाजिक समस्या है, ये है कि एक तो लड़की के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, ये आईसीयू में थी, पूरे नेताओं की झड़ी लग गई, वहां पर सब कुछ आए, पर आज लड़की वो अकेले स्ट्रगल कर रही है और बहुत ही हिम्मत है। इनकी माता जी भी बहुत बहुत बहादुर हैं, पर इनको ही बायकॉट कर दिया गया पूरे गांव की तरफ से, इन्हीं को बहिष्कार कर दिया गया, इन्हीं से बात नहीं करता कोई। मतलब ये हमारा समाज है, हमें पहले तो समझना पड़ेगा हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। तो अभी भी जो निर्भया के बाद हमने सोचा था कि सोच में बदलाव आएगा। सुष्मिता जी ने बताया कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात छिड़ी थी। मैंने भी मतलब उस समय उस कमेटी में लिखकर काफी रिकमेंडेशंस हमने दी थी उस समय एचआरडी मिनिस्टर को। अनफॉर्चुनेट है कि उसके बाद सरकारें भी गई, बदली भी गई, पर कुछ हुआ नहीं है। तो जब तक ये, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ उनकी बात से, सोच में बदलाव की बात है ये, और सरकारों और समाज दोनों के ऊपर इसका श्रेय है। तो अगर समाज बदलेगा तो डेफिनेटली सरकारों का रोल अपने आप कम हो जाता है, बट समाज को बदलने के लिए भी सरकारों का रोल आता है। तो ये एक दुविधा है, एक चक्रव्यूह है जिसको कहीं ना कहीं से तोड़ना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो चर्चाएं करते हैं, और अब उसको एक कदम बढ़ा के इम्प्लीमेंटेशन पे लाना पड़ेगा। हमारी एक फेलो मेंबर है, उनकी तरफ से एक सवाल है कि समाज की बेटी होने के नाते आपको क्या लगता है कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों को रोकने में समाज की क्या भागीदारी हो सकती है? देखिए,
बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल ही हम अभी इसी पे ही चर्चा कर रहे थे रुक्मणी जी, कि समाज की ज्यादा भागीदारी है। मैं तो बोलती हूँ पहले तो आईना खुद देखना पड़ेगा हमें। हमारे समाज में आज भी जहां पर बेटी के जन्म पर मातम बनाया जाता है, आज भी आप उस समाज से क्या एक्सपेक्ट करेंगे जहां एक गैंग रेप पीड़िता शक्ति जैसी इतना बड़ा अन्याय होने के बाद उसी का बहिष्कार हो जाता है गांव वालों के थ्रू। तो समाज में तो डेफिनेटली उसके बिना तो कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है। तो सोच में बदलाव आएगा। और सुष्मिता जी ने भी बोला कि बराबरी की बात है, और अब मैं बोलूंगी एक नारा नया देने की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसकी जगह नया नारा ये देना होगा कि बेटों को समझाओ तो बेटी को बचाओ। तो अपने बेटों पर भी जरा आप, अब हम मतलब मैं भी एक माँ हूँ, आप भी हैं, हम सब समझते हैं कि बेटों को अब समझाने का समय आ गया है, उनको बताने का समय आ गया है कि उनसे पूछें कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस तरह से महिला से पेश आते हैं। आई थिंक इसकी बहुत जरूरत है। और जहां पर हमारे समाज में आज भी पुत्रवती का आशीर्वाद अभी भी माना बोलते हैं, जाने अनजाने में हम बहुत गलतियां कर रहे हैं समाज होने के नाते। और आज भी जब हम लक्ष्मी जी की आरती करते हैं तो अंधन को आंख देत, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, अभी भी हम पुत्र की प्राप्ति मांगते हैं और आज भी महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे बदलाव आने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं माओ को, पिता मतलब माँ पिता दोनों को ऑफ कोर्स, और स्कूल की टीचर को, हर तरह से ये बेसिक चीजों में बदलाव और जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑल लेवल्स पर होने की जरूरत है। सुष्मिता जी, एक सवाल आपको है कि अपराधी को कठोर सजा मिलने पर बलात्कार पीड़िता का जीवन तो मुश्किल भरा हो ही जाता है, समाज और सरकारी तंत्र इन पीड़ितों का जीवन सुगम और खुशहाल बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? मैम, यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। कि सरकार कई चीजें कर सकती है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहती हूँ कि अगर आप देहात की महिलाओं को देखेंगे जिनके पास शायद रिसोर्सेज, साधन कम है, उनके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर आप बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में है, आपको मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छा है, मिलता है, और उसके अलावा आपको साइकियाट्रिक हेल्प भी अच्छा मिलता है। पर अगर आप किसी छोटे से गांव में जाएंगे जहां महिला का बलात्कार हुआ है, उसके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है हु कैन हेल्प हर मेंटली। तो सरकार को इस मेंटल हेल्प के फैसिलिटी को, सुविधा को गांव तक ले जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि बलात्कार के बाद पीड़िता के लिए ये एक मानसिक बैटल रहता है, शारीरिक बैटल नहीं, मानसिक बैटल रहता है। तो उनके हम ये समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं केस दर्ज हो गया, चलो अरेस्ट हो गया, सब ठीक हो गया। क्योंकि केस होने के बाद, अरेस्ट होने के बाद लोग तो चुप हो जाते हैं कि चलो केस का समाधान हो गया, पर पीड़िता के जीवन में जिस तरह का दर्द उसके बाद भी रहता है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और एक तरीका है कि गवर्नमेंट शुड हैव counselors at the village level who talk to them in their own language and help them come out of something like this. सरकार और क्या कर सकती है? मेरा मानना है एजुकेशन। मैं फिर से कहती हूँ, सिर्फ जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं, कि आप लड़कियों को लड़कों के साथ इक्वल कैसे बना सकते हैं। इक्वालिटी, समानता क्या होता है? इक्वालिटी ये नहीं है कि जो मैं अपने बेटे को दे रही हूँ वही मुझे अपनी बेटी को देना जरूरी है, या जो मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ वही मुझे अपने बेटे को देना है। वो इक्वालिटी नहीं होता। इक्वालिटी क्या होता है कि अगर मुझे पढ़ना है या हाई एजुकेशन में जाना है, या मुझे एक लड़की होते हुए भी एक आर्मी ऑफिसर बनना है या पायलट बनना है, उस अपॉर्चुनिटी को रोकना नहीं चाहिए। उस लड़की को लगना चाहिए कि मैं लड़की हूं इसलिए मैं एक अफसर नहीं बन सकती आर्मी में, मैं लड़की हूं इसलिए मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकती। या एक लड़के को नहीं लगना चाहिए कि क्योंकि मैं पुरुष हूं मैं कथक डांसिंग नहीं सीख सकता,
या मैं पुरुष हूँ तो मैं खाना नहीं बना सकता या शेफ नहीं बन सकता. आई थिंक द वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ्स आर मेन, इफ यू थिंक अबाउट इट. एक मैं आपको छोटी सी सीरियस डिस्कशन में एक छोटा सा एक कहानी कहना चाहती हूँ. जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी लॉयर, आई वाज अ लॉयर, मैं सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग, मतलब मेरी आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न, तो एक बहुत सीनियर वकील वॉशिंग मशीन के ट्रेडमार्क पे डिबेट कर रहे थे, और जो जज बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में वो एक महिला थी. तो वकील जब आर्ग्यू कर रहा था या जब अपने क्या कहते हैं अपना डिबेट आर्ग्यू कर रहे थे, वो कहते हैं कि ये जो वॉशिंग मशीन होता है, और माय लेडी मतलब जज साहब को बोल रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि वॉशिंग मशीन कैसा होता है, उसमें ऐसा गोल होता है, पानी होता है, ऐसे हर बारी वो बोलते रहे कि माय लेडी आपको तो पता होगा. तो महिला जज ने 10 मिनट बाद उस बहुत सीनियर वकील को टोक के बोला कि देखिए मिस्टर सो एंड सो, आप वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं और बाद में एक महिला जज हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं आपको तो मालूम ही होगा. इस देश में तो जो लोग पेशे से कपड़ा धोते हैं उनको धोबी कहते हैं, और 99% धोबी पुरुष होते हैं. तो ये माइंडसेट की बात है. तो सरकार को उस माइंडसेट में एक परिवर्तन लाने की जरूरत है, और एक तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को एजुकेशन सिस्टम में डालना. मैंने सैनिटरी टॉवल्स को टैक्स फ्री करने के लिए एक कैंपेन किया था जब मैं सदन में सांसद थी, और अल्टीमेटली वो हुआ. और सैनिटरी नैपकिन्स को टैक्स फ्री करने का उद्देश्य क्या था? एक प्रमुख कारण जो कि क्यों लड़कियां स्कूल नहीं जाती है इज बिकॉज ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन. तो अगर आप सैनिटरी पैड्स और मेंस्ट्रुअल हाइजीन गांव में हर घर में एक बच्ची तक पहुंचाएंगे, वो शायद स्कूल जा पाएगी. सो इट इज एम्पावरमेंट. सरकार को अगर एम्पावरमेंट में विश्वास है तो सिर्फ पुलिस के हाथ में लाठी देके चौकीदारी महिलाओं की करने से जरूरत पूरी नहीं होगी. महिलाओं को राइट फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम, दे हैव टू बी एजुकेटेड, they have to be brought into the job market, they have to be liberated from the stigmas like menstruation. और अगर ये काम कोई कर सकता है, बहुत सारी एनजीओ कर रहे हैं, पर सरकार का जो नेटवर्क होता है वो किसी एनजीओ का नहीं होता. सरकार को ये काम करना चाहिए. योगिता जी, ये सवाल आपका है. अक्सर देखा गया है कि जब कोई रेप की घटना होती है तो पुलिस और प्रशासन का रवैया बहुत ढीला होता है. ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है? आप हमेशा डील करते हैं, तो हमारे देश में पुलिस का रवैया इतना ढीला क्यों होता है? देखिए, मैं दोनों पक्ष की बात करूंगी. पुलिस एक तो हमारे समाज से ही निकलती है, वो आप और हमारे जैसे घरों से ही निकलते हैं. ऐसा तो नहीं है कि वो अलग समाज से आते हैं. तो समाज तो वही है, सोच भी वही है. इसीलिए बार बार हम इस बात पे जोर देते हैं कि सोच बदलनी है. सोच बदलेगी तो डेफिनेटली वो चाहे पुलिस हो, कोई भी अधिकारी हो, समाज का व्यक्ति हो, सबकी सोच बदलेगी. तो और वो सोच बदलने की शुरुआत आज अगर वो बीज डालेंगे, वो 10 वर्षों में 15 वर्षों में जो नई जनरेशन आएगी वो जेंडर सेंसिटिव होगी, जेंडर इंक्लूसिव होगी, जिसमें उनको लगेगा नहीं कि अच्छा ये लड़की है, ये वो है. दूसरा एक एंगल मैं आपको यहाँ पर पुलिस का एक थोड़ा सा पक्ष भी रख दूं. हम हमेशा पुलिस के ऊपर चिल्लाते हैं, मैं तो पुलिस की ट्रेनिंग्स भी करती हूँ, पर एक इशू है. एक तो जो कमी है वहां पर, अभी संख्या बहुत कम रहती है, हमेशा अंडर रिक्रूटेड रहते हैं वो. सेकेंडली, एक संसाधन जो होने चाहिए जो पुलिस के पास. नहीं लगता कि सरकार को और ही महिला पुलिस की जरूरत है, तो और महिलाओं को रिक्रूट करना चाहिए? जी बिल्कुल, महिलाओं को रिक्रूट करना चाहिए, पर वो वही बात है, अगर हम अभी भी यही महिला पुरुष बराबर रिक्रूट होने चाहिए, पर महिला का दर्द समझे, सिर्फ और सिर्फ महिला ही समझे. आई थिंक वो बात को भी अभी हमें पीछे छोड़ देना चाहिए. हमें इस बात पर आना चाहिए
एक पुरुष भी महिला के लिए सेंसिटिव हो सकता है और एक महिला भी पुरुष के लिए महिला के लिए इनसेंसिटिव हो सकती है। मैंने बहुत सारी केसेस में देखा है, महिलाएं ही बहुत ज्यादा कई बार इनसेंसिटिव हो जाती हैं और कई बार इतने अच्छे सेंसिटिव। कल ही मैंने एक केस डील किया है हिमाचल पुलिस का, आपको मैं बता नहीं सकती, वो पुलिस ऑफिसर्स ने जो परफॉर्म किया है वहां पर उस बच्ची को रेस्क्यू करने में, वो बियॉन्ड था। तो ऐसा हर तरह के लोग, हर जेंडर के लोग होते हैं, तो इसको लिंक से नहीं जोड़ना चाहिए। पर एक बात उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि उनके पास संसाधनों की कमी है। जो संसाधन इतने बड़े मुद्दे के लिए चाहिए, रेप को रोकने के लिए चाहिए, जो उनके पास होनी चाहिए चीजें नहीं है उनके पास इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है, उनके पास व्हीकल्स नहीं होते हैं, कई बार रेस्क्यू करके उनको पता नहीं होता कौन से शेल्टर में लेके जाएं, अवेयरनेस की भी कमी है। तो मुझे लगता है सारा गलती पुलिस पे थोपना गलत है। मुझे लगता है कहीं प्रशासनिक चूकें हैं जो पुलिस भी उससे जूझ रही है। और या सोच बदलने की बात जो हम बार बार कह रहे हैं, वो तो सब जगह से बदलनी पड़ेगी, हर जगह से बदलना होगा। एक शक्ति की बात मैं फिर से रखना चाहूंगी कि वो बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं शक्ति के बिहाफ पर बोलना चाहती हूँ। वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, IPS ऑफिसर बनना चाहती है, वो हर तरह से काबिल है, उसको बस सपोर्ट की जरूरत है। आज मुझे लगता है उसको वो हौसला और सपोर्ट भी यहाँ से मिल गया है। हम उसके साथ हैं। आप ये कहिए उसको कि हम सब महिलाएं उनके साथ हैं और जरूर उसमें हम सभी उन्हीं का साथ देंगे। एक सवाल है सुष्मिता देव जी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी देना, मतलब कि अगर हम देख पा रहे हैं तो 770 बिलियन की वृद्धि होगी अगर महिलाओं को मौका मिलता है। 18% GDP बढ़ती है, ये मैक किंसले ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार है। क्या व्याप्त महिला सुरक्षा नहीं होने से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने से रोक रहा है? क्या हम भारत के विश्व शक्ति बनने में बाधक हैं क्या? ये शाश्वत पुरोहित हमारे स्टेट सेक्रेटरी का क्वेश्चन है। तो अनम्यूट। Ma'am, can you unmute yourself, please? Yeah. Are you talking about the job market, women in the job market? Because I think the entire country is so unsafe. That's why women are not coming in working. And there's been a survey where if women work more, the GDP will get better. Yeah, I got that. Okay, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो काम देश की महिलाएं अपने घर में करती हैं ट्रेडिशनली, चाहे आपको और मुझे रुक्मिणी जी अच्छा लगे या बुरा लगे, देश की लाखों करोड़ों महिलाएं अपने घर में काम करते हैं। बच्चों की देखभाल, पतिदेव की देखभाल, सास ससुर की देखभाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही सच्चाई है, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर उस काम पे आप वैल्यू रख दें, अगर रुक्मिणी जी आप दफ्तर जाते हैं काम करने और आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हो, तो आप नेचुरली किसी को उनके देखभाल के लिए रखेंगे। उनको आप तनख्वाह देते हैं 10,000 15,000, मुझे नहीं पता कितना। द क्वेश्चन इज, वही काम जब एक घर की बहू या बेटी करती है, उस काम का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो। अगर आप उसी पे कोई सरकार ये कहे कि हर हाउसवाइफ को जो घर पे रह के एक इम्पोर्टेंट हाउस होल्ड काम कर रही है, जिसके लिए अदरवाइज लोग पैसा देते, उस पर आप वैल्यू लगा दे और वो एज अ स्टाइपेंड उनको दे दे, तो आप बताइए कि आज GDP विल जस्ट क्वाड्रुपल। दुख इस बात का है, जो महिलाएं दफ्तर जाती हैं, काम पे जाती हैं, वेरी गुड। महिलाएं जो घर में काम करते हैं, उनके काम का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तभी हमें लगता है दैट हाउस होल्ड वर्क इज जीरो एंड इट्स मेंट फॉर विमेन। और आपको जान के खुशी होगी, आपके वाइस चेयरमैन सलमान सोज ने इस पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, जो महिला कांग्रेस के वेबसाइट पे हमने अपलोड किया था। अब जॉब मार्केट पे आइए। ये अमेरिका में एक स्टडी है कि सिर्फ बायोडेटा जिसमें नाम ना हो, अगर सिर्फ बायोडेटा हम ले जिसपे नाम ना हो, जिसपे जेंडर ना लिखा हो और सिर्फ क्वालिफिकेशंस हो, और किसी दफ्तर में आप उसको दे सिलेक्शन के लिए,
और उस बायोडेटा के पीछे महिला है या पुरुष है, अगर वो ये बात ना जानकर सिलेक्शन करे तो महिला का सिलेक्शन ज्यादा होगा। पर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि देयर इज अ बायस। देखिए, यूपीए सरकार ने कंपनी लॉ को में संशोधन लेके आए कि हर every board of a company must have a certain percentage of women. I've forgotten what is the percentage. क्या वो हुआ? अब बताइए, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स में, बड़े बड़े करोड़ों की कंपनियों को में महिलाओं को बोर्ड में बिठाने के लिए अगर कानून हमें लाना पड़ेगा, तो उन महिलाओं का क्या हाल है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक नहीं बैठना चाहती पर अदर जॉब करना चाहते हैं। इस देश में 48% ऑफ द पॉपुलेशन इज विमेन। 48% of the population is women. और अगर हम उनको घर पे बिठा दे in a country where we are 130 plus करोड़ people, तो आपकी जीडीपी कहाँ है? आप खुद ही सोचिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए। ये अलग बात है कि आजकल ना पुरुष और ना महिला को नौकरी मिल रही है जब से बीजेपी की सरकार आई है, पर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जॉब मार्केट में एंट्री मिलने के लिए इट इज वंस अगेन महिलाओं को एजुकेट करने की जरूरत है और स्किल डेवलपमेंट, जो शायद बीए और एलएलबी और एलएलएम की बात मैं नहीं कर रही। एक महिला में अगर कोई स्किल है तो उनको मौका मिलना चाहिए कि उस स्किल को डेवलप करके उसको एक प्रोफेशन में बदलने की। और देखिए, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। इसलिए गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इफ a large amount of the women population came into the job market, the economy of this country would change, and I think the size of the economy of this country would change, and it is absolutely and extremely important that we do that, and that is the government's job to make sure that happens. योगिता जी, एक सवाल आपके हैं। जिस प्रकार हमने पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयों को समाज से कुछ हद तक खत्म किया है, आप क्या सोचती हैं कि महिला अत्याचार और बलात्कारों की इस सामाजिक बुराई को किस तरह समाज से खत्म करेंगे? देखिए, ये जो बुराई है, आई थिंक ये तो हम देख रहे हैं दिन ब दिन हमें और ज्यादा सुनने में मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चियां, बहुत पीड़ा होती है जब हमें, मतलब मुझसे तो देख नहीं जाता पर देखना पड़ता है। अब देख देख के इम्यूनिटी भी बिल्ड हो गई है, हंसना पड़ता है, स्माइल करना पड़ता है, उनको हौसला देने के लिए परिवार को। छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उस पे सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, तो ये तो एक बहुत, आई थिंक मैं तो बार बार ये बोलती हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी जो हम कहते हैं कि हमें दूसरे देशों से अपने आप को डिफेंस में खड़ा करते हैं, आर्मी लगाते हैं, इधर उधर अपने आप को चाइना पाकिस्तान से तो बचा रहे हैं, पर अंदर अंदर हमारी छोटी छोटी बेटियां, जो बच्चियां, वो घिनौने अपराध का शिकार रोज होती हैं। मतलब आप मान के चलिए, मैंने किया था पर्सनल, जो कि ये जो सुना था 5 मिनट में एक बलात्कार होता है, या कोई हर 3 मिनट में होता है, कोई आंकड़े आते हैं, कई आंकड़े दब जाते हैं। पर अस्पतालों में चक्कर लगाते लगाते मेरी शुरुआत भी ऐसे हुई। मैं भी एक कॉर्पोरेट जॉब में थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब इस को मैं अपना मिशन बना लूंगी। मैं एक बच्ची से मिलने गई थी सिर्फ अस्पताल में। अब मानिए, मैं सच बोल रही हूँ, एक बच्ची, मैं जब उस मिलने जाती थी लगातार मुझे केस आने लग गए। अस्पतालों में भीड़ लगी रहती है बच्चियों की, जो कि हमें पता नहीं चला, हमें नहीं पता। हर सरकारी अस्पताल में देखिए, बहुत बड़ा एक इसको मिशन मोड पे लेने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार कहती हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी बच्चियों को बचाइए। जितना आप बजट डिफेंस में दे रहे हैं उससे ज्यादा हम डिजर्व करती हैं हमारी बच्चियां। अभी तो निर्भया फंड का यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाई है सरकारें, हर तरफ से फेल कर रही है हमारी बच्चियों को। तो एक कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमाने से महिला और बच्चियों की सुरक्षा आ जाएगी। इसके लिए मिशन मोड पर हर तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। मैंने भी अभी पार्लियामेंट में जो स्पीकर हैं उनको लिखा, अक्रॉस पार्टी अभी मीटिंग भी की। पिछली एक मीटिंग में किसी और अधिकार के लिए सुष्मिता जी भी आई थी, मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के लिए। तो प्रयासों की जरूरत है अक्रॉस पार्टी।
अक्रॉस पार्टी एक टेबल पे बैठ के चर्चा करने की, मिशन मोड पे इसको ले जाने की जरूरत है। एक और कि क्या क्या प्रयास होंगे, अब आप उस बात से पूछ रहे हैं, तो समाज और सरकार की जो प्रयासों की अभी हमने चर्चा की थी, अवेयरनेस से लेकर मतलब आप देखिए, आप कहीं पर भी निर्भया कि अगर दोषियों को फांसी हुई, उसका प्रचार भी नहीं हम कर पाए कि लॉकडाउन हो गया, पर लोगों को कानून की जानकारी नहीं है कि अगर आप ऐसा अपराध तो ऐसा होगा। एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स सेट करने होंगे और अपनी बच्चियों को बचाना ही होगा, नहीं तो बहुत आगे तो हम देखेंगे और कितने खुलासे होते हैं, क्योंकि अभी तो लोग निकल के बता नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको मिशन मोड पे लेने की जरूरत है, टॉप प्रायोरिटी पे लेने की जरूरत है। हर सरकारों को, विधानसभा में भी मैंने परी की तरफ से पत्र लिख के रिक्वेस्ट की है, चाहे वो हर किसी भी पार्टी की सरकारें हो। आप राजस्थान में, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, मैं गहलोत जी से मिल चुकी हूँ, मैं अक्रॉस पार्टी से मिल रही हूँ, कि आप विधानसभा में 1 या 2 दिन का डेडिकेटेड सेशन दे महिलाओं के ऊपर। तो कम से कम जब आप सेशन डेडिकेटेड करेंगे तो कम से कम कुछ सॉल्यूशंस तो निकलेंगे एज गवर्नमेंट, बट बाद में मैं आपको ये भी बोल दूं कि समाज की भी जिम्मेदारी हमको तय करनी पड़ेगी। सुष्मिता जी, एक लास्ट सवाल आपसे कर रही हूँ कि हम पिछले सप्ताह देख रहे थे कि धोनी जैसे महान खिलाड़ी की सोशल मीडिया पे उनकी बेटी के लिए किसी ने एक बात रखी कि उसको रेप कर देंगे या उसको मार देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की सोशल मीडिया पे जो हम देख पा रहे हैं हमारे युवाओं को, बात इतना एग्रेशन, where does this come from and how do all of us deal, because all journalists or politicians and all women are suffering from these kind of trolls. What is your thing and what is your suggestion on this, your point of view? देखिए, इसमें एक बात है कि किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में अगर हम जाते हैं तो एक डर तो हमेशा रहता है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई भी आ सकता है। आजकल जूम कॉल में भी लोग आ जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। We've all experienced it. Now the question is, सोशल मीडिया में उसको कंट्रोल करना और उस पर एक्शन लेना, मैं मानती हूँ कि किसी सड़क पे चलती हुई महिला की सुरक्षा करने से इजियर है। क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उनके पास मैकेनिज्म होता है ऐसे दुष्ट लोगों को रोकना। ऐसे लोग जो आपने जैसे कहा धोनी के बच्ची को थ्रेटन कर दिया, और आप और हम रोज फेस करते हैं शायद ट्विटर पे। और एक मैच हार गया मैम, मतलब कि एग्जैक्टली सो द थिंग इज देखिए, किसी भी देश में आप चले जाएं, कुछ ऐसे लोग हैं जो घिनौनी हरकत करते हैं, पर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये, शुरुआत करते हैं फिर उनको और ताकत मिलती है, वो और यही लोग हैं जो रेप में इन्वॉल्व होते हैं। आपको लगता है कि यही विचारधारा के लोगों को ताकत मिलती है इस तरह का काम करने की आगे? Because वो बच्चा बाद में the police tried to locate a 16-year-old boy. Yeah. See, निर्भया केस में भी they were below the age of 18, निर्भया कांड में। अब देखिए, क्वेश्चन इज, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ आप देख सकते हैं, ओके, which is a problem. It affects the mindset of the young people. Social media is the easiest and fastest way. आपको किसी के सामने तक नहीं जाना, आप लड़की को छेड़ सकते हैं, उसको गाली दे सकते हैं। So the question is that how do we stop this? And I feel on social media, technology can help you protect women far better on social media than on the streets. That's the point I'm trying to make. और उनको बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए रुक्मिणी, जो आप कह रही हैं। जैसे ये होता है उसको रोकना चाहिए, और जिसके साथ होता है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप है, हमको इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि शुरू में ये और ज्यादा होता था, क्योंकि सोशल मीडिया एंड ट्विटर वाज अ न्यू फिनोमेना इन इंडिया, पर अब महिलाएं और ज्यादा कंप्लेन करने लगे हैं।
आपको याद है ये प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ हुआ था जी कुछ साल पहले, तब वो शायद कांग्रेस में थी। तो ये बहुतों के साथ होता है, बट इट इज नॉट राइट। और उसको देयर एंड देन यू शुड निप इट इन द बड एंड कंप्लेन। और हमारे पास साइबर लॉ है, आईटी एक्ट है एंड इंटरनेशनल लॉ भी है एक्चुअली। सो हमको डरना नहीं चाहिए। मैं कहूंगी अगर मेरे ट्विटर हैंडल में मेरे सपोर्टर्स हैं जो महिलाएं हैं, पुरुष भी है, उनको वो भी उस पर कंप्लेन कर सकते हैं अगर मैं नहीं कर सकती, टू ट्विटर और टू फेसबुक। एंड यू आर राइट रुक्मणी जी, वी शुड रिटेलिएट एंड वी शुड निप इट एट द बड। दैट्स द ओनली वे टू मेक श्योर कि जो पहली बार ये कर रहे हैं वो दूसरी बार करने की जरूरत ना करे। एक और सवाल मैम, कि जब कोई रेप होता है तो हमेशा बच्चियों के परिवार के वहां पे जर्नलिस्ट पहुंच जाते हैं, लोग पहुंच जाते हैं, तो और जो बॉयज या जो मेन जो इस तरह की चीज करते हैं, उनके बारे में कभी कोई चीज रिपोर्ट नहीं करते, उनको कोई होल्ड नहीं करता, वी डोंट उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि Are you saying people should not go to the rape victim? No, I'm What are you not saying people should go and we must report, but why don't we shame the boy and society में उनको हम ऊपर क्यों नहीं लाते? Even Yogita, I want you to also tell us that why are we only focusing on the girl and not try to also focus on men? I think Rukshmani ji, what you're talking about is victim shaming. Yes. जो हाथरस केस में हुआ है। जी जी। आप पीड़िता के चरित्र का हनन कर रहे हैं जी। और जो दोषी है, जो रेपिस्ट है जी, उसकी तरफ सरकार नजर नहीं डाल रही, पर विक्टिम का रेप हुआ ही नहीं। जी सर। वो उस बच्ची को, जब हाथरस की बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, उसका ठीक से फोरेंसिक नहीं हुआ। जी। फिर कहा कि फिर आपने कहा कि रेप का सेक्शन नहीं डाला क्योंकि उसने मोलेस्टेशन कहा। अरे एक लड़की का जब बलात्कार होती है, वो हॉस्पिटल में जाके, स्पेशली जो देहात की लड़कियां होती है, वो क्या बोल सकते हैं वर्ड रेप? वो जबरदस्ती की मेरे साथ, ऐसे बोलते हैं। तो अगर आप बोलो ये लड़की जबरदस्ती बोल रही है, बलात्कार नहीं बोल रही है, मैं रेप का सेक्शन नहीं डालता। हाथरस केस में सबसे गलत बात जो हुई है यही हुई है, सरकार का बर्ताव रेप के बाद। आपने 11 दिन तक उसका फोरेंसिक नहीं किया, और जब फोरेंसिक किया भी, अगर एक बलात्कार में केस में एविडेंस कहाँ होता है? वो उस पीड़िता के शरीर में होता है। तो अगर 11 दिन आप उसका फोरेंसिक नहीं कर रहे तो आपके पास सबूत कहाँ से आएगा? और अब आदित्यनाथ जी की सरकार ये कह रही कि रेप हुआ ही नहीं। मैं आप सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि निर्भया कांड के बाद जब कानून का संशोधन हुआ, इट इज रिटन penetration and traces of semen are not necessary to prove rape. हाथरस की पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है, मृत्यु से पहले वो खुद कह रही है मेरा सामूहिक बलात्कार हुआ है, दैट इज एनफ। सो अटेम्प्ट टू रेप, आपके साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश भी करे, वो भी रेप होता है। सो आदित्यनाथ की सरकार को क्या कानून नहीं मालूम? नहीं मालूम। वो क्यों कर रही है? आदित्यनाथ की सरकार हाथरस की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? और वही बात आप रुक्मणी जी उठाना चाह रहे हैं कि इट इज इजी टू शेम द विक्टिम। यस, एंड यू कैनॉट। और एक और चीज मैं खुल के बोल दूं, एक महिला होने के नाते, हमारे देश का कानून रेप को जो लेकर है, अगर मेरे even if your boyfriend rapes you without your consent, it's rape. अगर आपके किसी लड़के के साथ दोस्ती है, प्यार है, शादी नहीं हुई है, और वो आपके साथ जबरदस्ती करे जब आप मना करें, वो भी रेप है। तो ये बोलना कि लड़की के फोन से लड़के को 25 फोन गए, अगर 25 फोन जाए या 25 लाख फोन जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उस लड़के को अधिकार है एक लड़की के साथ जबरदस्ती करे। ये हमारे देश का कानून है और ये सरकार, यूपी की सरकार समझती है पर समझना नहीं चाहती। Shaming a victim is disgraceful. Today, entire Congress party has spoken up against it in the Speak Up for Women's Security. And on Wednesday, I'll be launching a campaign
where we'll send lakhs of postcards to that chauvinist Aditya Nath to say stop shaming the women. And I hope all the people on your webinar, men and women, will join me in that. Sure. And Rukshmani ji, with those words, I take your permission to leave. I have another meeting which starts in exactly 5 minutes. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you so much. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. अनुजा, could be Anuja. Can we have Anuja ji, can you Yeah. unmute yourself, please? या I have. Okay. तो साथियों, आज के वेबिनार का सारांश भी मैं कवि पुष्यमित्र की पंक्तियों द्वारा ही आप सभी के सामने रखना चाहूंगी कि कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होठ सिल दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। जी, हम सभी भाग ले रहे हैं राजस्थान एआईपीसी चौपाल में और आज के संवेदनशील मुद्दा ये रहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ते बलात्कार की घटनाओं और घटती संवेदना के खिलाफ हमें आवाज उठानी ही होगी। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो मुद्दे उभर कर आए हैं आज की बातचीत में वो ये है कि लैंगिक समानता की सोच हमें बच्चों की परवरिश में ही लानी होगी। सभी महिलाओं को खुद को इस बदलाव को आम जिंदगी में उतारना होगा। उन्हें बचपन से ही लड़कों को ये समझाना पड़ेगा कि महिलाओं का, लड़कियों का सम्मान करें, उन्हें आदर की नजरों से देखें और उनको जिंदगी में आगे बढ़ने का बढ़ावा दें, तभी वो एक सच्चे पुरुष हैं। और ये घटनाएं तभी रुक सकती हैं जबकि इस तरीके से समाज जागरूक हो, प्रशासन, सरकार और मीडिया निष्पक्ष एवं मुस्तैद रहें। आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुष्मिता देव जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, और योगिता भयाना जी जो कि संस्थापक हैं एवं मुखिया हैं परी फाउंडेशन की, और इन दोनों की शानदार बातचीत के लिए, इनके अनुभव बांटने के लिए मैं इनको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी। और साथ ही साथ शारीरिक अपराधों से जूझ रही अनगिनत महिलाओं और बेटियों की प्रेरणा स्रोत बनकर आई शक्ति के लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि उन्होंने आज के कार्यक्रम में भाग लिया। थोड़े शब्दों में ही सही, लेकिन अपनी बात उन्होंने, अपना दर्द उन्होंने हम तक पहुंचाया और हमारे माध्यम से ये कई लोगों तक पहुंचा होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। और आज की हमारी इस विशेष पहल को समर्थन देने के लिए और भी कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनका समर्थन और उनका समय हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजीव अरोड़ा जी का जो कि एआईपीसी रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं वेस्ट जोन के, और एआईपीसी हरियाणा के प्रेसिडेंट श्री विजय ढिल्लन का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। अब मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी अध्यक्षा रुक्ष्मणी कुमारी जी का और उपाध्यक्ष अविनाश थानवी जी का भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने मार्गदर्शन से हम लोगों को एक नई राह दिखाई, एक नई रोशनी दिखाई और एआईपीसी में एक नया जोश भरा कि एआईपीसी का मुद्दा जो उठाने का समय है वो महिला अपराधों के प्रति है। और उम्मीद करती हूँ और विश्वास जताती हूँ आप सभी को कि ये क्रम आगे चलता रहेगा। हमारे साथ जोधपुर एआईपीसी अध्यक्ष श्री दीपक गहलोत भी हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने अनुभव से हमें नई नई चीजें सिखाई और हमें समर्थन दिया इस कार्यक्रम के प्रति। और सभी फेलो मेंबर्स जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम सभी को सहयोग दिया इस कार्यक्रम को पूरा करने में, आप सभी इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और इस कड़ी को जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि यह कार्यक्रम सभी को पसंद आया होगा और एआईपीसी के कार्यक्रम हर गांव, हर घर तक पहुंचे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम को हमने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। और इस कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं, लाइक या शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानकारी देना चाहूंगी जिसके माध्यम से आप एआईपीसी से एक बार फिर से जुड़ सकते हैं और हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। यदि आप ट्विटर के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो @RajAIPC से जुड़ें। इंस्टाग्राम पर आप AIPC_ राजस्थान के जरिए जुड़ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे हमारे कार्यक्रम फिर से देखना चाहते हैं, लाइक या शेयर करना चाहते हैं, तो आप @AIPC राजस्थान में लॉगिन कीजिए। आप सभी का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए,
AIPC को समर्थन देने और इस महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बातचीत में हमारा समर्थन, सहयोग और उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जय भारत, जय हिंद।